अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाबरकत और रहमतों वाला महीना रमज़ान शरीफ की आमद बहुत बहुत करीब है और बस चंद ही दिनों में रमज़ान शरीफ आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो जहाँ हम लोग घर की सफाइयाँ और कुकिंग अपनी आसानी के लिए इतनी सारी चीज़ें तैयार करके रखते हैं और हम लोग सब सोचते हैं कि हमें इस काम में आसानी हो, इस काम में आसानी हो। तो मैं सोचा क्यों ना मैं अपनी सहूलत के मुताबिक अपने लिए इस साल रमज़ान प्लानर भी तैयार करूँ, क्योंकि जो है ना अब एक आपको ना गाइडलाइन मिल जाती है कि आपको इसके तहत काम करना है और आपको इसके तहत चलना है। तो बस मैं यहाँ पर ना अपनी डायरी में लिख रही थी। वैसे तो आपको पता है कि जब रमज़ान की आमद होती है ना, तो काफ़ी व्हाट्सएप पे ग्रुप्स भी बन जाते हैं और उसमें जो है ना काफ़ी प्लानर दिए भी जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो हम मदर्स को, हाउसवाइफ को ना बच्चों की सहूलत देखते हुए और अपने सारे काम निपटा के देखते हुए अपनी टाइम टेबल के हिसाब से जो है ना हमें जो सूट करता है हम वैसे ही इबादत और सब चीज़ें कर पाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी टाइम टेबल के हिसाब से इसको थोड़ा सा मैनेज करके रख लूँ ताकि मेरे लिए भी आसान हो जाए। तो सबसे पहले मैंने ऊपर रमज़ान मुबारक और रमज़ान प्लानर की हेडिंग डाल दी और एयर दे दिया है 2025 का। तो सबसे पहले मैंने लिखा है तहज्जुद। मैं माशाल्लाह से जब से मेरी शादी हुई है ना, तो मैं जो हूँ ना जब भी फ़जर के लिए उठती हूँ तो पहले मैं तहज्जुद अदा करती हूँ और फिर मैं फ़जर की नमाज़ अदा करती हूँ। और ये चीज़ मेरी सास से आई है, उनको देखा करती थी मैं। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी शादी से पहले जो है मैं तहज्जुद नहीं अदा करती थी, डायरेक्ट बस रमज़ान में फ़जर में उठती थी और बस कर लेती थी। फिर मैं तहज्जुद लिखा था, उसके बाद नमाज़ ज़ोहर मैं 1:30 से 3:30 के दरमियान पढ़ लूँ और उसके बाद जो है नमाज़ असर, फिर इफ्तार की तैयारी, मगरिब की नमाज़ और इशा की नमाज़। अल्लाह पाक हम सब की इबादतों को कबूल और मंजूर अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद जी आ गए थे हम लोग शाम के टाइम, शाम नहीं बल्कि रात के टाइम, लकी वन मॉल। क्योंकि आप लोग को पता है कि जैसा कि काफ़ी सारे ब्रांड्स पे सेल लगी हुई है रमज़ान से पहले, हमेशा ही हर साल ही लगती है। तो ये मैं आई हुई थी जे डॉट के आउटलेट पे, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड को अपने लिए देखने थे कुर्ते। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शॉपिंग हो गई है। उन्होंने ईद के लिए कुर्ता ले लिया, अलविदा के ले लिया, क्योंकि ये ना बड़े एक काम होता है। और इस सेल में से ना बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा हो जाता है और बहुत अच्छे भी मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे देख रही थी और इस बार तो सेल में भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो उन्होंने 20%, 30%, 40-50% तक लगे हुए थे। तो ये कि हस्बैंड ने जो है ना 2-3 ट्रायल करे थे, उसमें से होता है कि फ़िटिंग आपकी सही आ रही हो, सब चीज़ सही हो, तो फिर ये कि ना लेने में अच्छा लगता है और पहन के भी अच्छा लगता है। तो ये जो है मैं आपको दिखा रही थी कि 20% ऑफ था और ये 3400 का था। ये वाला नहीं लिया है, उन्होंने दूसरे लिए हैं जो उन्होंने ट्रायल रूम में ट्राई किए थे, वो वाले ले लिए थे हमने। और मैंने अपने लिए यहाँ से ईद के लिए सैंडल भी ले ली थी। तो मैं यहाँ पे ट्राई जो कर रही थी वो भी मैंने दिखाई थी। मैं कंफ्यूज हो रही थी कौन सी लूँ कौन सी लूँ। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ले ली थी। और जब भी कोई व्लॉगर्स को ऐसा मिरर मिल जाए तो थोड़ी बहुत वीडियो तो बना ही लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि थोड़ा सा सन्नाटा भी मुझे लग रहा था, इतना ज़्यादा रश नहीं था मॉल में जैसा कि होता है। और ये कि जो है ना सुकून से देख लिया, सब चीज़ें समझ ली और ले ली। तो खुशी हो रही थी कि मेरी ईद की सैंडल आ गई, हस्बैंड के ईद के जोड़ा आ गया। तो ये कि जिस काम के लिए जाओ ना तो बड़ा अच्छा लगता है, वो सारा काम हो जाए तो ना। और इसके अलावा कहाँ पे आइडियाज़ पे भी सेल लगी हुई थी, गुल अहमद, आई थिंक कैम्ब्रिज पे भी लगी थी, काफ़ी सारे ब्रांड्स पे लगी हुई थी। लेकिन हम लोग वहीं गए जहाँ हमें काम था और इस पर 20% ऑफ था। और ये घर में पहनने का लॉन का सूट जे डॉट पे सेल में लगा हुआ था 9,999, यानी ऑलमोस्ट 10,000 का। तो मैंने यही सोचा कि सेल पे लगा है, इसके ओरिजिनल प्राइस है। अच्छा, उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और नीचे $1 शॉप भी गए थे। तो वहाँ से जो है ये आयशा नायत देख के फैल गई, इन्होंने कहा हमें ये लेना है। ये पेंसिल, इरेज़र के साथ पेंसिल थे और ये सिर्फ 3 अदद पेंसिल थी। और यकीन करिए एक पैक ना 280 का मिला है। ऑफ कोर्स $1 पे जो आप जो भी चीज़ें वो $1 की हैं, तो $1 280 का चल रहा है। मैंने इतना मना किया, इतना समझाया कि ये पेंसिल है और तुम लोग इसके लिए ले रहे हो, अब ज़ाहिर सी बात है दोनों शेयर तो करेंगी नहीं, अलग अलग ले रहे हैं। इसलिए एक आयशा ने लिया है और एक अनाया ने लिया है। और इसके अलावा जो है ये जो है ना रबड़ की रिस्ट वॉच, इस टीम के पास हैंड वॉच कोई थी नहीं, तो ये इन लोग को अच्छी लग रही थी। तो एक अलग अलग कलर में तीनों के लिए ले ली।
एक स्काई ब्लू कलर, एक ग्रीन कलर और एक शॉकिंग पिंक कलर में। तो ये है कि ये लोग खुश हो गई थी, तो हमने कहा चलो ले लेते हैं, बच्चे भी जो है ना आते और मॉल में साथ फिरते तो थक जाते। उसके बाद वहाँ से वापसी पे मैं आ गई थी डैडी के घर, और यहाँ पर आके जी सबसे पहले बनाई चाय, क्योंकि हम मार्केट जाओ मॉल जाओ थकन ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारे आपको पता है कि बनती है एवरीडे की चाय, तो बस यहाँ पे चाय में उबाल आ रहा था, चाय बन रही थी और यहाँ पे चाय ऑलमोस्ट बन चुकी थी। अब मैं चाय को छान लूँगी और चाय बिस्किट हम एंजॉय करेंगे, और फिर मैंने आगे क्या काम किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के घर में रमज़ान की तैयारी कहाँ तक पहुँची, रमज़ान की तैयारी हो चुकी है या चल रही है, क्योंकि काफ़ी सारे घरों में तो जो है ना चल ही रही, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है ना 15-16 शाबान के बाद ही सब लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं। जो फ्रोज़न आइटम्स होते हैं, जो चीज़ें फ्रीज़ करके रखनी होती है, क्योंकि बहुत पहले से फ्रीज़ करके रखो तो एक तो वो अनहाइजीन भी होता है, और दूसरा ये कैसा लगता है उसका टेस्ट भी चला गया। तो शुक्र है मेरे मैके में भी और मेरे ससुराल में भी ना ऑलमोस्ट 15 शाबान के बाद से ही रमज़ान की जो कुकिंग की तैयारी होती है ना वो स्टार्ट की जाती है। 15-16 लोग 14-15 शाबान का रोज़ा भी रखते हैं, और बहुत उसका जो है ना अफजल भी माना जाता है, सुन्नत भी है। तो जो है वो रखने के बाद और 16-17 रमज़ान शाबान से तैयारी शुरू कर दी जाती है रमज़ान के हवाले से। और मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, आप लोग दुआ कीजिएगा मेरी तबीयत ठीक हो जाए। आप लोग को मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा मुझे इतना फ्लू हुआ है ना कि मेरी नाक टोटली बंद हो रही है, और रात में सोने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इसकी कोई हद नहीं है, और मेरे गले में भी काफ़ी ख़राश हो रही है। तो बहरहाल यहाँ पे चाय वगैरह बन गई थी और पी ली थी। उसके बाद यहाँ पर डैडी लाए हुए थे ये पार्चे गोश्त के, तो भाई को जो है ना मेरे हाथ के चपली कबाब काफ़ी पसंद है, तो उसने बोला कि तुम आई हुई तो वो बना दो। तो सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे धो के और गोश्त को छन्नी में रख दिया था ताकि सारा पानी ड्राई हो जाए। और उसके बाद जो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ें मिला के रख दूँगी और टिक्की बाद में जो है ना बन जाएगी। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे आंटी ने चॉपर निकाल लिया था, और यहाँ पे हम सबसे पहले गोश्त को कीमे को पीस लेंगे। अच्छा क्या है ना कि इससे पहले जब हमने कीमा मंगवा के बनाया ना 2-3 दफ़ा बाज़ार से, तो उसमें वो इतना कोई इतनी चिकनाई दे देते हैं कि बस क्या बोले कि वो चॉपर ही चलना मुश्किल हो जाता है, और लगता है कि पूरा जो है ना कीमा चिकनाई से भरा हुआ है। तो इस बार जो है ना हमने जो है ना पार्चे मंगवाए, तो इससे जो है ना काफ़ी बेहतर गोश्त मिल गया, और ये कि बनाने में भी ना आसान रहा और बहुत ज़्यादा ना टूटा नहीं। तो चॉपराइज़ कर लेंगे, चॉपराइज़ करने से ना का आसानी हो जाती है। अगर आपका कीमा आप घर बाज़ार का कीमा लेकर आ रहे हैं और आप डायरेक्ट उसमें मसाले लगा देंगे तो बहुत मोटा मोटा बनता है चपली कबाब, और वो टूट जाता है। तो जो है ना उसको शामी कबाब इतने पसंद नहीं, वो कहता है शामी कबाब जो है ना पूरे साल ही खाते रहते हैं। तो रमज़ान में ना अक्सर बोलता है कि जो है ना चपली कबाब भी मेरे लिए बना के रख दें, तो उसको वो अच्छे लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं बहुत सारे लोगों को। तो जो है ना मैंने सोचा चलो ठीक है। तो यहाँ पर बस हम लोग मिल के काम कर रहे थे ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, फिर मुझे घर वापस भी जाना था। तो यहाँ पर जो है ना कीमे को अच्छे से पीस लेंगे। अच्छा यहाँ पे ना ज़ुबैदा आपा ने एक टोटका बताया था कि जब हम कीमा पीसते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि कीमा पिस गया या नहीं। तो उन्होंने बताया था जब कीमा पिस जाता है ना तो ये एक तरफ को हो जाता है, यानी सारा कीमा इकट्ठा होके एक लड्डू सा बन जाता है। मैं भी आपको जो है ना इसको ओपन करके चेक भी कराऊंगी कि जिस तरह से मैं बोलूँ जब इसकी ऐसी शक्ल आ जाए ना तो आप समझ जाए कि हमारा कीमा जो है ना वो ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी है, पिस गया। ये देखिए ये सारा जो है गोश्त है वो एक तरफ को आके ये देखिए सारा एक तरफ एक जान सा होके लड्डू सा बन गया, और ये देखिए कितना अच्छा बारीक सा हो गया। तो अब ये वाला जो कबाब है ना जब आप इसमें मसाले मिक्स करेंगे तो गोश्त के अंदर बिल्कुल रच बस जाता है सारे मसाले, और टिक्की बहुत स्मूथ बनती है, बिल्कुल भी नहीं टूटती है। अच्छा उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं जल्दी से बेसन भी भून लेती हूँ, क्योंकि बेसन डालें या मकई का आटा डालें, दोनों में से कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं चपली कबाब में। तो उससे होता है ना कि बहुत अच्छे बन जाते हैं और टूटते नहीं हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 टेबल स्पून के करीब भर भर के ये ले लिया था बेसन, और इसको मैं भून लूँगी। कभी भी ना चपली कबाब में कच्चा बेसन नहीं डालें, हमेशा भून के डालें। भून के डालने से ना एक अलग फ्लेवर और सोंधापन आता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं इसको बिल्कुल हल्का हल्का सा भून लूँगी। जैसे ही भीनी भीनी खुशबू है आपने चूल्हा ऑफ़ कर देना है ताकि बेसन जले नहीं, प्लीज़ उसको जलाना नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए सिर्फ इसमें इतनी चिकनाई निकली थी, और ये सारा जो पानी था ना पीसने के बाद भी मैंने इसको आड़ा करके रख दिया था क्या कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। दूसरी तरफ मैंने हरा धनिया काट लिया था और चपली कबाब का शान का मसाला ले लिया था, और सीख कबाब मसाला भी लिया था। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, इन दोनों को मिक्स करके बनाएगा, आपको बहुत मज़े का लगे।